करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में हमें सेट ए गिवन है वेयर द एलिमेंट्स आर 1 2 3 4 एंड 6। सेट ए गिवन है, हमें देखिए क्या करना है, लेट आर बी अ रिलेशन ऑन ए। आर बी अ रिलेशन ऑन ए, ऑन ए लिखा है, इसका मतलब फ्रॉम सेट ए टू सेट ए। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। रिलेशन आर है फ्रॉम सेट ए टू सेट ए, क्यों? क्योंकि यहाँ लिखा है ऑन ए। ऑन ए का मतलब होता है, हमने थ्योरी में पढ़ा है, डिफाइंड बाय, हमें ये कैरेक्टरिस्टिक कंडीशन गिवन है कि यार रिलेशन आर एक सेट बिल्डर फॉर्म में गिवन है कि यार किस तरीके से कंडीशन फॉलो कर रहा है। तो सेट आर इज अ रिलेशन वेयर consist of all the ordered pairs a comma b such that a and b belongs to a। of course जो दोनों components होंगे, देखिए from a लिखा है तो पहला component set a से आएगा, to a लिखा है तो second component भी a से आएगा। ठीक है, a और b दोनों ही set a से आएंगे, क्लियर है। and b is exactly divisible by a। exactly divisible मतलब अगर मैं b को a से डिवाइड करूं तो एक इंटीजर आना चाहिए। ठीक है, बात समझ में आ रही है? एग्जैक्टली डिविजिबल होना चाहिए, b a से एग्जैक्टली डिविजिबल होना चाहिए, मतलब b डिवाइडेड बाय a शुड बी अ इंटीजर। हमें ये कैरेक्टरिस्टिक कंडीशन है। ठीक है, ये है। और दूसरी चीज क्या है कि b एंड a दोनों किसको बिलोंग करने चाहिए? सेट a को। ठीक है, ये कंडीशन को फॉलो करते हुए हमें सारे ऑर्डर्ड पेयर्स निकालने हैं, उसे रोस्टर फॉर्म में लिखना है, उसके बाद हमें डोमेन और रेंज पता करनी है। ठीक है, चलिए सबसे पहली बात ये करते हैं कि यार अगर b, देखिए एक तरीका ये है कि आप सारे के सारे कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल के, मतलब इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल के सारे के सारे ऑर्डर्ड पेयर्स लिखिए और वो ऑर्डर्ड पेयर्स में वन बाय वन चेक कीजिए कि यार कौन सा इस कंडीशन को फॉलो कर रहा है। ठीक है, दूसरा तरीका क्या है कि आप डायरेक्टली एलिमिनेट कर सकते हैं कुछ चीज़ों को। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे लिखा है b बाई ए शुड बी इंटीजर, b डिवाइडेड बाई ए एक इंटीजर होना चाहिए, इसका मतलब क्लियरली ये बात है कि b जो होगा वो या तो ग्रेटर देन इक्वल टू a होगा। ठीक है, ये कंडीशन गिवन नहीं है, हम खुद समझ रहे हैं। अगर मान लीजिए ऊपर वाला मतलब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा होता तो इंटीजर कभी आ सकता था क्या? नहीं आ सकता था। अगर b a से छोटा होता तो डेफिनेटली एक डेसिमल नंबर आता जो 1 से कम होता, 0 और 1 के बीच में होता। ठीक है, तो 0 और 1 के बीच में कोई इंटीजर नहीं आता, तो ये क्लियर है कि b शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू a। b और a आपस में सेम होगा तो हाँ इंटीजर आएगा, 1 आ सकता है, तो b शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू a। पहली कंडीशन समझ में आ रही है? ठीक है, अब हम फिगर आउट करते जाते हैं कि क्या क्या हमारे ऐसे केस बन सकते हैं। तो मैं डायरेक्टली लिखती हूँ रिलेशन R, एक सेट होगा, इसमें सारे ऐसे ऑर्डर्ड पेयर्स आएंगे जिसमें सेकंड कंपोनेंट पहले वाले कंपोनेंट, सेकंड कंपोनेंट को पहले वाले कंपोनेंट से डिवाइड किया तो एक इंटीजर आएगा। ठीक है, अब हमें ये समझ में आ गया कि जो सेकंड कंपोनेंट है वो फर्स्ट कंपोनेंट से बड़ा होगा या इक्वल होगा। ठीक है, चलिए अब ये भी क्लियर है कि दोनों पहले भी कंपोनेंट इसी सेट से आएगा, सेकंड कंपोनेंट भी इसी सेट से आएगा। ठीक है, तो हम सारे केसेस थोड़े बहुत लेके समझते हैं, 1 2 3 4 और 6। अब एक काम करते हैं, हम शुरू करते हैं, कहीं से भी शुरू कर सकते हैं। मान लीजिए मैं शुरू करती हूँ 6 से। ठीक है, मैं b की वैल्यू लेती हूँ 6, मैंने b की वैल्यू 6 ली, तो इसके करस्पॉन्डिंग a की क्या क्या वैल्यूज आ रही है जिसमें ये कंडीशन फॉलो हो रही है कि b डिवाइडेड बाई इज इंटीजर। a की वैल्यूज क्या क्या आ सकती है? अगर मैं 6 लिया है तो a की भी सेम ये सारी की सारी वैल्यूज आ सकती है, तो a की वैल्यू 6 चलेगी, a की वैल्यू 4, 6 बाय 4 एक इंटीजर होगा, नहीं होगा तो 4 नहीं चलेगी, a की वैल्यू 3 चल जाएगी, a की वैल्यू 2 भी चल जाएगी और a की वैल्यू 1 भी चल जाएगी। तो करस्पॉन्डिंग टू b इक्वल टू 6 हमारे ये 4 ऑर्डर्ड पेयर्स बन सकते हैं। करस्पॉन्डिंग टू b इक्वल टू 6 हो गया। ठीक है, अब मान लीजिए मैंने b की वैल्यू रखी 4। ठीक है, कि b मैंने इसको कवर कर लिया, अब मैं 4 पे आती हूँ। ठीक है, अगर मैंने b की वैल्यू 4 रखी तो ये बात तो क्लियर है कि 6 तो मैं चेक ही नहीं करूँगी क्योंकि हमें पता है कि b शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू a। ठीक है, मतलब अगर मैं a की वैल्यू 6 भी लेती तो 4 बाय 6 कहीं से भी एक इंटीजर नहीं आ रहा था, तो 6 तो नहीं होगा, 4 होगा। हाँ, a की वैल्यू 4 चल जाएगी, a की वैल्यू 3 चलेगी, नहीं चलेगी, इंटीजर नहीं आएगा, a की वैल्यू 2 चलेगी और a की वैल्यू 1 चलेगी। ठीक है, करस्पॉन्डिंग टू b इक्वल टू 4 भी हमने सारे ऑर्डर्ड पेयर्स निकाल लिए। अब b की वैल्यू रखते हैं 3। अगर मैंने b की वैल्यू रखी 3 तो a की क्या वैल्यू हो सकती है? देखिए इसके बाद वाली तो नहीं आएगी क्योंकि हमारा जो a है वो b से लेस देन इक्वल टू होना चाहिए। ठीक है, तो a की वैल्यू हम 3 से शुरू करेंगे, a की वैल्यू 3 हो सकती है, a की वैल्यू
2 नहीं हो सकती, a की वैल्यू 1 हो सकती है, ठीक है। b इक्वल टू 3 का निकाल लिया, b इक्वल टू 2 करते हैं तो a की वैल्यू 2 हो सकती है और a की वैल्यू 1 हो सकती है, और अगर b की वैल्यू मैं 1 रखती हूँ तो इसके करस्पॉन्डिंग a की वैल्यू सिर्फ 1 हो सकती है। तो मैंने सारे केस निकाल लिए, जो जो पॉसिबल है उनको अब ऑर्डर पेयर्स के फॉर्म में लिखती हूँ। a, b है, पहले ये आएगा फिर ये आएगा, ठीक है। तो 6,6, फिर 3,6, फिर 2,6, फिर 1,6, ये चारों लिख लिए। अब ये तीनों लिखते हैं, पहले a आएगा फिर b आएगा, ठीक है। तो 4,4, 2,4, 1,4, ठीक है। अब 3 आएगा तो पहले a आएगा फिर b आएगा, तो 3,3 और 1,3, ठीक है। अब 2 आएगा तो पहले 2,2 और 1,2, उसके बाद 1,1, ठीक है। तो ये हमारा क्या बन गया, पूरा की पूरा रोस्टर फॉर्म में ये हमारा रिलेशन R आ गया है, जिसको हमने रोस्टर फॉर्म में लिखा है 6,6, 3,6, 2,6, 1,6, ये 4 इसके इससे आ गए। फिर जब b की वैल्यू 4 रखी तो 4, 2 और 1, तो मतलब 4,4, 2,4 और 1,4। फिर 3 रखी तो 3,3 और 1,3, 2 रखा तो 2,2 और 1,2, और 1 रखा तो 1,1। तो ये सारे के सारे हमने ऑर्डर्ड पेयर्स निकाल लिए। जो ये पर्टिकुलर कंडीशन फॉलो कर रहा है वो कंडीशन क्या है कि b डिवाइडेड बाय शुड बी इंटीजर एंड बोथ a एंड b शुड बिलोंग्स टू सेट a। चलिए यहाँ तक आगे हमारा क्लियर है सारी चीज़ें। अब हमें पता करनी है फाइंड द डोमेन ऑफ R, ठीक है। चलिए, डोमेन ऑफ रिलेशन R मतलब जो भी हमारे रिलेशन R में जितने भी ऑर्डर्ड पेयर्स आए हैं उनके सारे फर्स्ट कंपोनेंट को लिख दो, वो हमारा डोमेन हो जाएगा। तो फर्स्ट कंपोनेंट मतलब 6, 3, 2, 1, ठीक है। 6, 3, 2, 1 यहाँ तक हो गया। 4 हो गया। 2 ऑलरेडी लिख चुके, लिखने की जरूरत नहीं है। 1 भी लिख चुके हैं, 3 भी लिख चुके हैं, 1 भी लिख चुके हैं, 2 लिख चुके हैं, 1 लिख चुके हैं, 1 लिख चुके हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो गया डोमेन ऑफ रिलेशन R। अब रेंज ऑफ रिलेशन R में हमको लिखना है सेकंड कंपोनेंट्स ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स, ठीक है। तो चलिए लिखते हैं 6, 6, 6, 6। 4 बार लिखने की जरूरत नहीं है, हम एक बार ही लिखेंगे हर एक एलिमेंट को, क्योंकि सेट में कोई भी एलिमेंट को हम डबल बार, ट्रिपल बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, कितनी बार भी लिखे फर्क नहीं पड़ता है। आइडियली हमें हर एक एलिमेंट को एक ही बार लिखना है, ठीक है। 6, 6, 6, 6 मतलब 6 लिख लिया। 4 लिख लो। 4 रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। 3 फिर भी 3 रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। 2 और फिर 1, ठीक है। तो ये हमारा आ गया रिलेशन R, जिसमें हमने सारे ऐसे ऑर्डर्ड पेयर्स रख लिए हैं जो इस कंडीशन को फॉलो कर रहे हैं। हमें क्वेश्चन में सेट बिल्डर फॉर्म गिवन था, हमने रोस्टर फॉर्म में एक रिलेशन R को लिख लिया है। उसके बाद हमें पता करना था डोमेन ऑफ रिलेशन R। तो डोमेन ऑफ रिलेशन R में आ रहा है 6, 3, 2, 1 और 4। आप कुछ भी ऑर्डर रख सकते हैं, आप इसे असेंडिंग कर सकते हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख सकते हैं, किसी भी ऑर्डर में लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि हमें पता है सेट के एलिमेंट्स में ऑर्डर मैटर नहीं करता है। आप किसी भी ऑर्डर में लिखिए, सेट में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ऑर्डर्ड पेयर्स में ऑर्डर मैटर करता है, ठीक है। रेंज ऑफ रिलेशन R, इसमें 6, 4, 3, 2, 1 ये एलिमेंट्स हैं, ठीक है। तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 5 अच्छे से क्लियर है, ठीक है। पूरा अच्छे से क्लियर है आपको किस तरीके से प्रोसीड कर रहा है, आपको सारी कंडीशन को कैसे चेक करना है और वो उन्हें रोस्टर फॉर्म में लिखना है, ठीक है।